हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ फिजिक्स में। और बच्चों, वर्ड ऑफ फिजिक्स में मैं गौरव मिश्रा आपको सॉल्व करवा रहा हूँ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। और इस सीरीज में हम लोग पहुँच गए हैं अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर पर। तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि The RMS current in a circuit connected to a 50 Hz AC source is 15 ampere. The value of current 1/600 second after its value becomes 0 is okay. अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है और RMS करंट जो है वो कितनी है 15 एम्पियर। तो 1/600 सेकेंड के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी हमको बताना है। तो बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले तो आप इक्वेशन बना लिया करो करंट की, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन क्या होती है बच्चों? वो होती है I = I0 sin ओमेगा टी। इसको पहले बना लेंगे, तब वहां पे टी की वैल्यू रख के हम किसी भी समय की इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू को पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा, इसमें आपको जरूरत पड़ रही I0 की और ओमेगा की। तो I0 कैसे निकलेगा? तो भाई I0 को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। I0 को क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ओमेगा को बोलते क्या है पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब I0 का फार्मूला क्या है भाई? I0 बराबर होता है √2 × IRMS। तो मैं I0 निकाल सकता हूं √2 IRMS कितना है भाई? 15 इंटू 15 एम्पियर। ये हो गई पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इसमें कितनी होगी, ठीक है। अब ओमेगा कैसे निकालोगे? तो ओमेगा बराबर होता है 2πf। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2πf। एफ की वैल्यू कितनी है बेटा? एफ की वैल्यू है यहाँ पे 50, तो इंटू 50 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा = 100π, ठीक है। सारा वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आई की इक्वेशन बन गई। तो बेटा, आई की इक्वेशन अब क्या बनी बोला बताओ? इस समय आई की इक्वेशन बन गई है 15√2। देखो I0 की वैल्यू कितनी आई? 15√2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह कितना आया? 100π इंटू टी। अब यहां लिख देंगे एट t = 1/600 सेकेंड। तो टी की वैल्यू 1/600 याद रखो। तो क्या मिलेगा आपको बताओ? तो ये मिलेगा I = 15√2 साइन 100π 1/600। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा अपने पास? I = बचा 15√2 साइन π/6। और साइन π/6 किसकी वैल्यू होती है भाई? पाई का मतलब 180/6 मतलब 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो I बराबर बन जाएगा 15√2 × 1/2। यानी कि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड है। तो √2 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा ऊपर, यानी कि ऊपर बचेगा 15 × 2 और नीचे बचेगा 2√2। देखो, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करते हो तो √2 मतलब रूट हट जाता है ना, तो 2 बचता है, ठीक है। ये कट गया। तो I बराबर क्या आएगा? 15/√2। सो अब ये जो आ गया I की वैल्यू क्या आ गई? 15/√2। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन ए गिवन है। सो ऑप्शन ए विल बी गिवन, ठीक है, विल बी करेक्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1/600 सेकेंड पे करंट की वैल्यू 15/√2 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। इसकी यूनिट भी यहाँ आपको लिख लेनी चाहिए कि हाँ ये इतने एम्पियर है, ठीक है, क्योंकि यूनिट लिखना फिजिक्स में मस्ट होता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
तो देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज π/2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट? A only C, B only L, C L and R and L और C। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें π/2 का फेज डिफरेंस है, बट हमको इसमें देख के बताना किसमें π/2 का फेज डिफरेंस नहीं है, करंट और वोल्टेज के बीच में। तो बच्चों एक एक सर्किट की बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा ओनली C, तो जो C होता है इन ओनली C है, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों करंट लीड करता है। कौन लीड करता है? I लीड करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कौन लीड करता है, क्योंकि आगे चल के इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि I लीड्स बाय वोल्टेज विद फेस, कितने फेस से? π/2 से। तो इसमें फेज डिफरेंस π/2 का होता है। हमको ये पता करना है किस सर्किट में π/2 का फेज नहीं है। मतलब हमको ये बताना है कि एक सर्किट में ऐसा अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जोड़ा गया जिसमें करंट और वोल्टेज बीच में आखिरी में π/2 का फेज डिफरेंस आता है। हमको बताना कौन सा सर्किट ऐसा नहीं है। तो हमको है वाला नहीं ढूंढना है, जैसे इसमें करंट और वोल्टेज बीच क्या है? π/2 का फेज डिफरेंस है, बट ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमको ढूंढना जिसमें ना मिले ऐसा, ठीक है। ओनली एल में देखो, इन ओनली एल, उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें V लीड करता है बाई I, मतलब वोल्टेज लीड करता है करंट से है, और विद फेज कितने फेज से? π/2 से ही करता है। इसका मतलब फेज डिफरेंस इसमें भी कितना होता है? π/2 का होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। L और R में देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इन LR सर्किट, इन LR सर्किट। इसमें क्या होगा बच्चों? तो LR सर्किट में क्या दिखता है हमको कि इसमें V लीड करता है बाई R विद फेस फाई, और फाई बराबर होता है फार्मूला tan इनवर्स XL/R। क्या होता है? tan इनवर्स XL/R। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। एग्जैक्ट 90 नहीं होता, एग्जैक्ट 0 भी नहीं होता LR सर्किट में। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि इस सर्किट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो हमको ढूंढना था ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसमें 90 डिग्री फेज डिफरेंस वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है V और I के बीच। तो ये कौन सा है? LR सर्किट। ठीक है, यहाँ D वाला देखो लिखा L और C। तो L है तो वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से, C है तो करंट लीड करेगा 90 डिग्री से। मतलब इसका मतलब ये वही ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास केवल ये ऑप्शन है जिसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस होता है phi = tan इनवर्स XL/R, या tan phi = निकालते हुए ना XL/R, वो फार्मूला। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ 15 ओम रजिस्टर एंड एन 80 मिली हेनरी इंडक्टर and a capacitor of capacitance C are connected in the series with a 50 Hz AC source. If the source voltage and current in the circuit are in phase, then the value of capacitance is okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक रजिस्टर R है, ठीक है, ठीक है, ये बना दिया R 15 ओम का, एक इंडक्टर L है, L आपको दे दिया 80 मिली हेनरी, और एक कैपेसिटर C है ये, और ये सब कनेक्टेड है बच्चों सीरीज में। किसके साथ? किसी AC सोर्स के साथ। अब कह रहे हैं कि इसका जो वोल्टेज है AC सोर्स का, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी वैसे दिया है, कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। कह रहे इसका वोल्टेज और सर्किट में जो करंट फ्लो रही है सेम फेस में है। बच्चों V और I सेम फेस में कब होते हैं? जब सर्किट में रिजोनेंस हो जाता है।
तो V and I are in same phase in the resonance, तो resonance। अच्छा, तो फॉर रेजोनेंस याद रखना कि यहां पर क्या होता है, इस सिचुएशन में VL बराबर VC होता है, या मैं कह सकता हूं I इंटू एक्सएल। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, बराबर I इंटू XC। XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। I से I काट दो तो एक्सएल किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाता है XC की। ठीक है, अब एक्सएल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है 2πfl। याद करो ओमेगा एल होता था ना, ओमेगा की वैल्यू 2πf। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2πfc, 1/ωc, वहीं से आया। तो यहाँ से बच्चों आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, यहाँ से आप कैपेसिटर निकाल सकते हो। हमें कैपेसिटर ही निकालना क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो पता है। तो सी को इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ। तो सी की जब वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, 1/, देखो सी इधर आए, ऊपर आ गया, ये पूरा टर्म नीचे आया, तो 2 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और एल, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल। सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपेसिटी निकल आएगी। क्या होनी चाहिए सेम फेज के लिए, तो सी बराबर क्या आएगा भाई, तो ये आएगा देखो 1/4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एफ कितना है, एफ है हमारे पास यहाँ पे, एफ की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, तो 50 का स्क्वायर। एल है हमारा 80 मिली हेनरी। तो मिली हेनरी को जब आप हेनरी में कन्वर्ट करते हो तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो तब ये हेनरी बनता है। यहाँ रख दो, तो यानी क्या आएगा 80 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, 1/4 3.14 का स्क्वायर, ये होता है 9.8596। ठीक है, इंटू 50 का स्क्वायर 2500, और इसकी वैल्यू 80, और देखो 10 पावर -3 ऊपर चला जाएगा 1000 बन जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा +3 पावर मतलब 1000। 1 2 3 0, ये 3 0 इससे कट गए, और बाकी जो बची हुई वैल्यू जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा C = 127 माइक्रोफैरड। सो द कैपेसिटी फॉर दिस पर्पज विल बी 127 माइक्रोफैरड, मतलब 127 माइक्रोफैरड की अगर कैपेसिटी होगी तो उस समय V और I सेम फेस में होंगे इसमें। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, जो दिए गए ऑप्शन उसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर, एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स आर 20 वोल्ट, 15 वोल्ट एंड 30 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द सर्किट इज ओके। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जब एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, और कह रहे हैं कि इन तीनों पर जो वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 20 वोल्ट, और इंडक्टर पर 15 वोल्ट और कैपेसिटर पर 30 वोल्ट। तो हमसे कह रहे हैं कि इसका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, मतलब सोर्स का वोल्टेज जो लगाया होगा वो क्या होगा एट दैट टाइम। ठीक है, क्योंकि ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया होता है। तो बेटा ये रिजल्टेंट वोल्टेज का फार्मूला इस समय पर क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है बच्चों रूट में VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, है ना। ये फार्मूला क्या बनता है, रूट में VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें सब में वैल्यू पुट कर दो, तो V बराबर क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा रूट में VR², VR की जगह कितना है 20, अच्छा ठीक है, प्लस VL कितना है भाई 15, माइनस VC कितना है 30, और पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा, अब जरा सोचो V बराबर क्या आएगा, 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, 15 माइनस 30 तो कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, इसका करना है स्क्वायर,
तो -15 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ भाई? ये आएगा रूट में, देखो ये तो 400 ऐसे ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का बचेगा 225, तो जोड़ दो कितना बचेगा रूट में 625। 625 का जब रूट लोगे तो क्या मिलेगा? तो V की वैल्यू आ जाएगी 25 वोल्ट। सो द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी 25 वोल्ट। ठीक है, तो ये 25 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो दिए गए ऑप्शन हैं, ठीक है, उनमें से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ सर्किट, अ करंट आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 flows through it, the average power dissipated in the circuit is, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि किसी सोर्स का वोल्टेज जो है वो है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, इसमें देखिए बच्चों कि ये जो फेस है पाई बाई 2 इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब करंट क्या हो रहा है, इसमें लीड कर रही है। ठीक है, तो इस सर्किट को देख के आप समझ सकते हो कि करंट लीड्स, ठीक है, करंट लीड्स बाय V विद फेस पाई बाई 2। मीन्स यहां पे जो फेज का डिफरेंस है दोनों में वो हमको पता चल गया पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि जो एवरेज पावर होती है उसके फार्मूले में फेज डिफरेंस का भी यूज होता है। पावर का फार्मूला कितना होता है बच्चों? तो पावर का फार्मूला होता है ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपान 2। ठीक है, ये तुमने पढ़ा होगा बेटा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, है ना। तो वही है, अपान 2 इसलिए आया क्योंकि वी आर एम एस की जगह E0 अपान √2 और आई आर एम एस की जगह I0 अपान √2 रखा, सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गई पावर की इक्वेशन। सारी वैल्यू पुट कर दो भाई, क्या मिलेगा पावर? ये मिलेगा E0, तो E0 ही है, I0 2 कॉस फाई, फाई की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 0। सो पावर विल बी E0 I0 2 इंटू 0, 10 पावर विल बी 0। सो एवरेज पावर इन द सर्किट बिकम्स 0। तो एवरेज पावर क्या होगी? 0 होगी, ध्यान रखना। तो ऐसे सर्किट को जिनमें एवरेज पावर 0 होती है उनको हम लोग वाटलेस सर्किट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटलेस सर्किट। इसका मतलब ये एक वाटलेस सर्किट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इम्पीडेंस ऑफ अ LCR सर्किट इज, और ये 4 हमको ऑप्शन गिवन है। ठीक है, जो LCR सर्किट होता है, ठीक है, जिसमें मतलब एक इंडक्टर लगा हो, एक कैपेसिटर लगा हो और एक रेजिस्टर लगा हो, LCR बन गया। इसको हम जब अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्वाइल का कुछ अपना रेजिस्टेंस ऑफर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको एक्सेल से लिखते हैं। कैपेसिटर भी अपना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सी, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और रेजिस्टेंस का अपना रेजिस्टेंस R से ही लिखते हैं। इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो बेटा इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस शो होता है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के लिए, उस कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। मतलब ये तीनों मिलके जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं पूरे सर्किट के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ऑफ LCR कितना होता है, इसको हम लोग Z से लिखते हैं बच्चों, और इसका फार्मूला होता है रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर।
आप XC माइनस XL भी कर सकते हो, जो बड़ा है उसमें छोटे घटा सकते हो, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये आंसर निगेटिव भी आएगा तो स्क्वायर है तो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ओवरऑल ये आंसर हो जाता है कि Z बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बेसिक बात करता हूं तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ 300 ओम रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर ऑफ 25 upon pi microfarad are connected in series to a 200 volt 50 hertz AC source. The current in the circuit is, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 300 ओम है और एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी क्या है 25 upon pi माइक्रोफैरेड, और ये सीरीज में लगे हुए बच्चों। तो पहले हम बना लेते हैं, ये देखो ऐसे लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर। किसके साथ लगे हुए हैं, एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का वोल्टेज इन्होंने दे दिया बेटा 200 वोल्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये भी दिया है, साथ में इसकी कैपेसिटी भी क्या दिया है, देखो 25 upon pi माइक्रोफैरेड, और रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया है 300 ओम। अब माइक्रोफैरेड को हमको फैरेड में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमको सारी कैलकुलेशन MK/SA में करनी होती। तो ये बदल लिया हमने, 10⁻⁻6 आ गया, माइक्रो को जब फैरेड में बदला 10⁻⁻6 आ गया। अच्छा, हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए बच्चों इसमें हमको इसका इम्पीडेंस पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा, इम्पीडेंस, क्योंकि हमको पता है ना यहाँ पे जब करंट फ्लो होती है तो करंट का फार्मूला क्या होता है, V/Z। तो मेन फंडा है कि हमको यहाँ पे Z यानी कि इम्पीडेंस पता करना पड़ेगा। अच्छा, अब इम्पीडेंस निकालने का तरीका क्या है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जो Z होता है इम्पीडेंस, ये किसके बराबर होता है। तो इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट यहाँ लिख देते हैं, इम्पीडेंस ऑफ CR सर्किट। CR सर्किट बन गया ना, कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों लगे हैं, तो C और R हो गया। अच्छा, तो Z बराबर क्या आएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC, जहाँ XC को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और XC की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो भाई क्यों, क्योंकि आपको Z चाहिए, तो Z के लिए क्या पता होना चाहिए, R और XC। R तो पता चल गया, XC कैसे निकालें, तो XC इधर कैलकुलेट कर लें बच्चों। तो XC पहले कैलकुलेट कर लिया जाए, तो XC की वैल्यू क्या होती है 1/2 pi FC, और XC को बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो XC बराबर होता है 1/2 pi FC। यहां से आप XC कैलकुलेट कर लीजिए पहले, तब ये निकलेगा। तो XC क्या निकलेगा भाई, 1/2 pi F की वैल्यू 50, C की वैल्यू ये रखी जाएगी फैरेड में, तो यानी कि क्या आएगा 25 pi 10⁻⁻6। पाई से पाई को हटा दें, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो XC बराबर क्या आएगा, देखो 1/25 इंटू 50 करोगे तो क्या बचेगा 1250, और 1250 इंटू 2 करोगे तो बचेगा 2500। नीचे 10⁻⁻6 से ऊपर जाएगा 10⁻+6 हो जाएगा। +6 होने का मतलब बच्चों 6 जीरो ऐसे लगा दो, हो गया 10⁻+6 आ गया, देखो है ना। अब क्या आएगा बच्चों, देखो कैंसिल करके देखते हैं, 1 2 जीरो कैंसिल हुए, 25 से इसको डिवाइड करो, 25 4 जा 100 हुआ, फिर 25 00, यानी कि XC की वैल्यू आ गई 400 ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ कितना आ गया बच्चों 400 ओम। ये वैल्यू यहाँ यूज करनी है, करो भाई यूज। तो पहले आप Z निकालो, तो Z कैसे निकलेगा, रूट में R स्क्वायर, R कितना है 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस XC कितना है बेटा 400, तो इसका करोगे स्क्वायर, तो Z बराबर क्या आएगा बताओ, 300 का स्क्वायर कितना होता है 90,000,
400 का स्क्वायर कितना होता है? 1,60,000 करके देख लो, स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो जेड बराबर क्या आएगा बताओ? ये आएगा 2,50,000। ठीक, और जब इसका रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहां से बच्चों हमको ये मिल जाएगा वैल्यू, अब इधर नोट करना है बच्चों। ठीक है, तो जेड हमको यहाँ से मिल जाएगा। जेड क्या मिलेगा? ये मिलेगा, जब रूट निकालोगे बच्चों तो क्या निकलेगा? जब इसका रूट निकालोगे तो निकलेगा 500। तो क्या आएगा? 500 ओम। ये जेड आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा 500 ओम। अच्छा, ये जेड आ गया। ठीक है, हमको तो बच्चों चाहिए थी करंट, तो यहाँ पे लिख देंगे करंट। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है? V अपान जेड। आई V की वैल्यू पहले देखो यहाँ पे दिया था ना, V कितना दिया था? 200। तो ये वोल्टेज हो गया भाई, 200 इसका क्या हो गया? वोल्टेज हो गया, V हो गया। तो 200 अपान जेड, जेड कितना निकाला आपने? 500। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों बताइए? 0.4 एम्पियर। भाई देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2/5 और 2/5 को जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 0.4 एम्पियर। सो द करंट इन आरसी सर्किट विल बी 0.4 एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द पावर फैक्टर ऑफ अ एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस विल बी, और ये ऑप्शन हमको गिवन है 1, 0, 1/2, 1/√2। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक एलसीआर सर्किट है। कैसा है? एलसीआर। ठीक है, और वो भी कैसा है? रेजोनेंस में है। तो इसका पावर फैक्टर कितना होगा? ठीक है, तो पहले समझ लो LCR। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रजिस्टर। ये AC सोर्स से जुड़ा है। तो जब AC सोर्स से इसको जोड़ते हैं तो बच्चों यहाँ पे एक पावर लॉस होता है, पावर लॉस। तो पावर लॉस का फार्मूला क्या होता है सर्किट का? वो होता था P बराबर VRMS IRMS cos phi। यहां पे जो cos phi होता है इसी को बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और इसका फार्मूला होता है R/Z। किसके बराबर होता है? R/Z। बात यह है कि यहां पे जो Z है वो क्या है भाई? Z को बोलते थे इम्पीडेंस। Z क्या होता था? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक, जैसे यहां पे एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस होगा। और इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है? ये होता है रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहां रख दे तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। यानी कि अब अगर ये वैल्यू Z की यहां पे पुट कर दो तो cos phi क्या आएगा बच्चों बताओ? ये आएगा R/रूट में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहे हैं कि ये cos phi की वैल्यू क्या होगी, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी फॉर रेजोनेंस। फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्या होगी भाई? तो रेजोनेंस कब होता है? जब XL बराबर हो जाता है XC के। ठीक है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाते हैं। वैसे तो बेसिक कंडीशन थी कि जब वोल्टेज दोनों पर सेम हो जाए, VL बराबर VC। जब वोल्टेज सेम होता है तो VL की जगह लिखते हैं I इंटू XL, VC की जगह लिखते हैं I इंटू XC। तो ये XL बराबर XC भी हो जाता है, यही कट जाता है, तो XL बराबर क्या हो जाता है? XC के। तो इसलिए आ जाता है। ठीक है, और जब सोचो XL बराबर XC हो गया तो इस कंडीशन में cos phi कितना आएगा भाई? तो cos phi अब बचेगा आपके पास R/रूट में R² प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सी की जगह भी एक्सएल रख देंगे तो क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्सएल हो जाएगा, यानी कि ये आंसर तो जीरो आ जाएगा। जब बराबर हो जाता है सिंपल सी बात जीरो, तो कॉस फाई क्या बचेगा, ये बचेगा आर अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस जीरो, ये तो जीरो हो गया ना टर्म। आर स्क्वायर को रूट के बाहर लाओगे तो क्या बचेगा, आर बचेगा, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा आर अपान आर। जब इनको कट करोगे तो क्या बचेगा, वन। तो इसका मतलब कॉस फाई क्या बचेगा, वन। सो फॉर द रेजोनेंस द पावर फैक्टर विल बी वन। तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम है इस कंडीशन में, समझो वन, इससे ज़्यादा पावर फैक्टर की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सेलेक्टिविटी ऑफ अ सीरीज LCR's AC सर्किट इज लार्ज व्हेन, और ये चार हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखो बच्चों, सेलेक्टिविटी ऑफ LCR सर्किट, सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब अगर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किसी सर्किट की ज़्यादा है, LCR सर्किट की, तो समझो उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा है। तो सेलेक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बोलते हैं। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर किस में करते हैं, ये मेजर करते हैं क्वालिटी फैक्टर से। किससे मेजर करते हैं, क्वालिटी फैक्टर, जिसको आप लोग क्यू फैक्टर भी बोलते हैं, क्यू फैक्टर भी बोलते हैं। और क्यू फैक्टर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बच्चों एक्सएल अपान आर या फिर एक्सी अपान आर, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस अपान आर या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस अपान आर। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है, जब इनको सॉल्व करते हो तो एक तो मिल जाता है 1 अपान आर रूट में एल अपान सी, ये बेसिक फार्मूला है, 1 अपान आर रूट में एल अपान सी। अब आपको अगर क्वालिटी फैक्टर बड़ा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो क्या होगा, इस फार्मूले से देख लो। इसका मतलब अगर हम यहां से बात करें कि अगर हमको ज्यादा सेलेक्टिविटी वाला चाहिए, लार्ज सेलेक्टिविटी मतलब लार्ज क्यू फैक्टर होना चाहिए, तो लार्ज क्यू फैक्टर यहां से कैसे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्यू कैसे लार्ज होगा, तो क्यू डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, 1 अपान आर पे। यानी कि जब आर स्मॉल होगा तो क्यू इंक्रीज होगा, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ऐसा होगा ना बच्चों। अच्छा, और देखो क्यू कहाँ डिपेंड कर रहा है, रूट एल पर, मतलब जब एल की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि लार्ज हो तो भी क्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब हमको अगर क्यू की वैल्यू इंक्रीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर इस क्वेश्चन में नहीं इन्वॉल्व है इसलिए मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, वरना उसको मैं देख लेता। तो मुझे क्या समझ में आ रहा कि आर की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए और क्यू की एल की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। किसके लिए, तो लार्ज सेलेक्टिविटी के लिए, लार्ज क्यू फैक्टर के लिए। बात समझ में आ रही। तो मतलब क्यू फैक्टर को लार्ज करने का एक ही तरीका है कि आर को स्मॉल रखो और एल को लार्ज रखो। यानी कि जो दिए गए ऑप्शन है उसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि आर शुड बी स्मॉल एंड एल शुड बी लार्ज फॉर हाई सेलेक्टिविटी, लार्ज सेलेक्टिविटी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए फ्लक्स लीकेज, बी कॉपर लॉस, सी हिस्टेरिसिस लॉस एंड डी ईडी करंट। ओके, तो देखिए बच्चों, ट्रांसफार्मर कोर क्या है भाई, एक मेटल का पीस होता है ऐसे, जिस पर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को व्रैप कर देते हैं, ऐसे ट्रांसफार्मर बन जाता है। ऐसे ही कुछ होता ना बच्चों। अब इस मेटल पीस को हम अगर ध्यान से देखें तो जब यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो इसमें एसी करंट फ्लो होती है। एसी करंट में क्या होता है, करंट बहुत तेजी से चेंज होती है, आई चेंज होती रहती है। आई के चेंज होने से यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स चेंज होगा किसमें, कोर में। तो इसका मतलब फ्लक्स ऑफ कोर चेंजेज। ठीक है,
तो फ्लक्स जब लगातार चेंज होता है तो यहाँ पर एक इस कोर में जो मेटल का पीस लगा हुआ है इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे कि इसमें एक ईडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है। कैसी प्रोड्यूस हो जाती है? ईडी करंट। किसमें? कोर में। ये कोर है, इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होती है। ईडी करंट इस तरह से प्रोड्यूस होती है बच्चों, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर का मतलब कि ये फ्लक्स चेंज का हमेशा अपोज करती हैं, इस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब चूंकि अगर हम एक मेटल का पीस ले लेंगे तो ईडी करंट बहुत स्ट्रांग प्रोड्यूस हो जाएंगे कोर में और एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा ट्रांसफार्मर में। तो इस लॉस को बोलते हैं ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को कम करने का एक ही तरीका होता है बच्चों कि हम लोग जो मेटल का पीस यूज कर रहे हैं वो एक पीस ही ना यूज करके हम कई सारी प्लेट्स को जोड़ दें, वो भी कैसे? इंसुलेटेड मटेरियल से। क्या करें? एक मेटल की पीस लगाई, ठीक है, और उसके बगल में इंसुलेटेड मटेरियल लगाया, फिर दूसरी लगाई, मतलब ये दोनों प्लेट तो लगी हैं बट ये आपस में करंट को लेन देन नहीं कर सकती क्योंकि बीच में इंसुलेटर लगा दिया। फिर हम क्या करें? फिर से इंसुलेटेड मटेरियल लगाएं दूसरी प्लेट में, फिर उसके बगल में एक और मेटल की प्लेट, फिर इंसुलेटेड मटेरियल, फिर तो इसको बोलते हैं लैमिनेटेड। लैमिनेशन जैसे मार्कशीट में करवाते हो उसको प्रोटेक्ट कर देते हो चारों तरफ से, वैसे ही कुछ यहाँ पर मेटल की सीट पे लैमिनेशन कर करके, है ना, दूसरी मेटल की सीट को जोड़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। ऐसा करने से बच्चों क्या होता है कि हर मेटल की सीट में अलग अलग ईडी करंट प्रोड्यूस होगी। इसमें अलग प्रोड्यूस होगी, दूसरी वाली में अलग प्रोड्यूस होगी, तीसरी में अलग प्रोड्यूस होगी, चौथी में, और इनके बीच में इंसुलेटेड मटेरियल है तो करंट का लेन देन आपस में नहीं हो सकता प्लेट्स में। इसका मतलब ईडी करंट वीक हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि ईडी करंट वीक हो जाती है तो ईडी करंट का लॉस कम हो जाता है लैमिनेटेड कोर यूज करने से। इसीलिए ट्रांसफार्मर में हम लोग लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि ईडी करंट का लॉस कम हो जाए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द टर्न्स रेशियो इन द ट्रांसफार्मर इज गिवन एज 2:3 if the current through the primary coil is 3 ampere. Thus calculate the current through the load resistance. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी कॉइल्स का टर्न रेशियो, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी का जो टर्न्स का रेशियो है, नंबर ऑफ टर्न्स का, वो है 2:3। हमसे कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी कॉइल में 3 एम्पीयर की करंट है तो लोड रेजिस्टेंस मतलब सेकेंडरी कॉइल से जो करंट निकलेगी वही तो लोड पे लेते थे हम लोग आउटपुट में। तो सेकेंडरी कॉइल का हमको यहाँ पे करंट बताना है। तो बच्चों आपको पता होगा फार्मूला क्या, NP/NS जो होता है ये बराबर होता है बच्चों EP/ES, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज अपान सेकेंडरी का वोल्टेज, और ये बराबर हो जाता है IS/IP। ये सब किसके लिए होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन में आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर करके ही सॉल्व करते हैं। इसका मतलब हमको अगर N और I का रिलेशन चाहिए तो हमको क्या मिल रहा है? NP/NS बराबर हो जाता है IS/IP, या फिर IS की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ये आएगी NP/NS इंटू IP। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, क्या मिलेगा आपको बताइए जरा यहाँ पे। तो IS इज इक्वल टू हो जाएगा NP/NS, कितना है? 2:3 इंटू IP कितना है बच्चों? 3 से 3 कैंसिल, तो IS कितना आएगा? यह आ जाएगा 2 एम्पीयर। तो इसका मतलब सेकेंडरी में जो करंट होगी वो क्या आएगी? 2 एम्पीयर आ जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।